बैठिए आप लोग। तो सर आप लोग को निबंध का कौन सा टॉपिक लेंगे सर? सोशल। दिल्ली में एक चीज बहुत फेमस है दोनों धर्मेंद्र सर के लिए कि अगर किसी को सोशियोलॉजी नहीं आता है तो इनसे मत पढ़ने देना, वरना ये ले लेगा वो ऑप्शनल सोशियोलॉजी इतना बढ़िया पढ़ा देंगे। और वहां धर्मेंद्र सर के लिए कि फिलॉसफी, कि अगर किसी को फिलॉसफी नहीं समझ में आ रहा ना, वहां जाता है तो उसको फिलॉसफी ऑप्शनल ले लेता है। मतलब इतना इंटरेस्ट जगा देते हैं लोग। तो अभी आप लोग को कोई समस्या जैसे निबंध के लिए पूरा कंप्लीट करना था, तो आज सर का टॉपिक है। आपका सर टॉपिक कौन सा है? आज मेरा है महिला सशक्तिकरण, दिशा और दशा। हाँ, ये बहुत मेन टॉपिक है यहाँ पर। महिला सशक्तिकरण बहुत जरूरी है, और एक महिला दूसरी महिला का सहयोग कीजिए, ये बहुत बड़ी जरूरी है। समझ में आया? क्यों सर? महिला को महिला का भी बहुत जरूरी रहता है। किसी महिला को लड़का उड़का नहीं है तो कोई पुरुष थोड़े बोलने जाएगा, दूसरा महिला बोले अरे तोरा लड़के नहीं है। अभी हमने कहीं सुना है कि महिलाएं चांद पे जा सकती थी, बस रास्ते में सहेली ना मिल जाए। तो हाँ, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब समझ में आ गया कि क्यों कहा जाता है कि दोनों धर्मेंद्र सर लोग को कि जिनको ये सोशियोलॉजी पढ़ाएंगे वो सोशियोलॉजी ले लेगा, और जिनको फिलॉसफी पढ़ाएंगे वो फिलॉसफी ले लेता है, क्योंकि उसको वही आसान लगने लगता है। और यहाँ आप कंफ्यूजन में रहेंगे कि क्या। अच्छा, अब आप लोग को फील भी होता होगा ना कि क्यों यहाँ पर बीपीएससी का रिजल्ट इतना खराब होता है, कि बढ़िया टीचर तो भाग गए लोग, अब लेकिन हम पकड़ पकड़ सबको ले आए। ठीक है सर, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी बढ़िया से पढ़ाई कीजिए, निबंध वगैरह चीजों को अच्छे से देखिए। ठीक है सर? एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं कि मैं एक निर्वासित बिहारी हूं, और मैं जब यहां से गया तो मैं कभी लौट के नहीं आया। आज 20 साल बाद मैं इस अशोक राजपथ से गुजरा, और जो ड्राइवर है नीतीश, हाँ, थैंक यू सो मच नीतीश कि मुझे सारी चीज़। मैंने कहा यार कि यहाँ पोस्ट ऑफिस होता था, बोले ये रहा सर बांकीपुर पोस्ट ऑफिस। मैंने कहा अच्छा एक सब्जी बाग होता था। तो आज मैं बहुत इमोशनली आप लोग से कनेक्टेड फील कर रहा हूँ, एंड थैंक यू सो मच खान सर कि आपने सर पहले यहाँ के लोग दिल्ली जाते थे। आपका भी बहुत बहुत थैंक यू सर। नहीं, आए आप यहाँ पे, वरना लोग चले जाते हैं जल्दी, लौट के कहाँ आते हैं। ये हर काम उल्टा करते हैं। पहले दिल्ली यहाँ के बच्चे दिल्ली जाते थे, अब कहते हैं ना ना अब तू ही आओ लोग। सर यहाँ हैन सांग आया हुआ है चाइना से पढ़ने के लिए, वो भी आएगा, दिन दूर है, यहीं बैठा के पढ़ाया जाएगा उस सबको। नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है कि ब्रेन ड्रेन भी नहीं हो रहा है। हम लोग वो दुर्भाग्यशाली पीढ़ी थे जो चले गए, लेकिन लग रहा है कि अब हम आएंगे। तो थैंक यू सो मच पहले तो आप सबको कि आप लोगों ने फिर से हमें बुलाया थ्रू सर, और सोची बहुत बड़ी संख्या में बीपीएससी का जैसे प्रीलिम्स होता है बच्चे आ जाते हैं दिल्ली, आप सबको पता होगा, आप लोग भी जाते होंगे। और मुझे जब सर ने कहा कि भाई आइए, तो आई फेल्ट इमोशनली इतना कनेक्टेड कि मैं रात को सोया नहीं हूं कि और मैं सोचा था कि उतरूंगा 1-2 घंटे सो लूंगा तो काम चल जाएगा, बट एक्साइटमेंट में यहां भी नहीं सोया। लेकिन चिंता न करिए, एक भी फैक्ट्स, एक भी कंसेप्ट इधर उधर नहीं होगा, आपके साथ कोई जाती नहीं होगी। तो सर आज्ञा दें तो मैं। ठीक सर, आप क्लास स्टार्ट कीजिए, और बाकी आप लोग भी बढ़िया से करिए। और देखिए आप लोग की भी ना जिम्मेदारी बढ़ जाती है। लाइव वाले लड़के लोग, आप लोग दोनों सर लोग अच्छा कंफ्यूज हो जाते हैं एक जैसे नाम की वजह से। अच्छा हम लोग भी कभी नंबर भी हम लोग देखते हैं मोबाइल में तो कंफ्यूज हो जाता है। कौन से वाले हैं। तो आप लोग का भी धीरे धीरे सब्जेक्ट बस अलग है, बाकी पढ़ाने का तरीका सारी चीजें आपको एक जैसे। मैं बता दूं उनका नाम धर्मेंद्र कुमार है, मेरा सिर्फ धर्मेंद्र है, तो आप थोड़ा इससे रिलेट कर रहे हैं। तो जब आपके शेड्यूल में आएगा धर्मेंद्र सर तो मैं होऊंगा, धर्मेंद्र कुमार सर होंगे तो वो होंगे, तो आपकी सुविधा के लिए। हालांकि सब्जेक्ट भी ना मैच हो जाता है, ऐसे और
चीजों को कॉमन है वहां पे। बाकी लाइव वाले और ऑफलाइन वाले जितने लड़के हैं, आप सब लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है, क्योंकि अगर आप लोग इतना के बावजूद अगर नहीं निकाल पाते हैं लोग ना, तो फिर अपने आप से एक बार सवाल पूछेगा कि आप क्या कर रहे थे। जितना मेहनत आप लोग करे, सर लोग को ले आने में कम हालत खराब हुआ था यहाँ पर। पूछिए हम कितना बार दिल्ली गए, यहाँ पे आप लोग परेशान हो गए थे। यहां से हम जाते थे, आपके भविष्य बनाए, आधा समय तो हमारा फ्लाइट में गुजर जाता था, स्टाफ पहचानता था जहाज में, क्या कर रहे थे, ये नौकरी कर ले लीजिए यहाँ पे। हम इतना फ्लाइट किए, इतना किए कि हमको पूरा आइडिया हो गया। वीडियो बनाए यूट्यूब पे पूरा दबा के, ये ऐसे होता है, वो ऐसे होता है, यहाँ जहाज के बारे में इतना कवर करना पड़ा है। तो आप ही लोग के लिए, ताकि हर कोई वहां नहीं जा पाता है। कोई बात नहीं, अब यहां से आप पढ़ाई कीजिए, और ताकि सर लोग भी जब यहां से जाएं तो वहां भी जाके कहें कि कोई जरूरी नहीं है कि दिल्ली आके ही रिजल्ट होगा, आप वहां से भी रिजल्ट दे सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। पहले ही दिन ऐसा टॉपिक दिया गया है, तो सबसे पहले थोड़ा मैं अपने बारे में बता दूं कि मेरा नाम धर्मेंद्र है, और कभी आज तक किसी ने मुझे प्यार से नहीं बुलाया, तो यही मेरा नाम है, ठीक है ना। और सनी देओल, बॉबी देओल से मेरा कोई संबंध नहीं है। अब ये मत सोचिएगा धर्मेंद्र सर आए तो पीछे से कोई, ऐसा कोई नहीं होगा। बाबू, तुम्हारे पिताजी भी उसी को फॉलो करते थे, तुम भी उसी को फॉलो करोगे। पीढ़ी बदल गया यार, ठीक है। चलिए, तो सचमुच मुझे बहुत एक्साइटमेंट है। मैं भारत के हर जगह जाता हूं पढ़ाने, बिहार में पहली बार आया हूं पढ़ाने, तो मतलब इतनी एक्साइटमेंट थी कि ये बांकीपुर पोस्ट ऑफिस के आस में एन कॉलेज पटना से मैंने ग्रेजुएशन किया, पीजी मैंने दिल्ली से किया, और मैं आज तक मैंने बीपीएससी भी नहीं दिया। मैं जिस पीढ़ी का यहाँ से हूँ, सचमुच उस समय बिहार की हालत बहुत ख़राब थी। अब तो पटना भी इतना अच्छा। मैं पहले अपने भैया के पास गया और एक मरीन ड्राइव देखा, मैंने कहा यार बहुत, तो आप लोग इतने दिव्य भव्य और शुभ दिख रहे हैं। मुझे लग रहा है कि नहीं, हम लोग की वो सड़ी गली पीढ़ी थी। आप लोग हम लोग के इस पे मत जाइए, तो दिल्ली जाके सियारा उहे हर रंग बदल ले बा कहते हैं ना, हम लोग वही हैं, आप लोग के बीच से ही हैं। लेकिन बहुत एक्साइटमेंट था कि देखिए, हमारे फादर, जब मैं मगध एक्सप्रेस चलती होगी आज भी शायद, तो मुझे 8 आदमी छोड़ने गया जब मैं यहां से जा रहा था, और मैं ट्रेन में जोर जोर से रोने लगा। तो मुझे ट्रेन में बोगी में बैठे लोगों को लगा कहीं ऐसा तो नहीं कि ये इसको कोई जबरदस्ती कहीं कमाने वाले भेज रहा हो। तो इतना मैं उस समय जब हम लोग यहाँ से गए वही छवि लेके गए, और मैंने आज तक बीपीएससी का फॉर्म भी नहीं भरा जीवन में, कि नहीं यूपीएससी यूपी, इसके अलावा मैं कोई एग्जाम नहीं देता था। बट जब सर ने कहा कि सर पटना भी आइए, तो लगा पटना क्यों आए, क्योंकि हम लोग तो सर के साथ मेनली ऑनलाइन के साथ जुड़े हैं, सिविल सर्विसेज के साथ जुड़े हुए हैं। तो जैसे ही उन्होंने कहा कि सर आइए ना पटना, मुझे ना एकदम से याद आने लगा। और ये सब्जी बाग में मेरा एक दोस्त रहता था, तो मैं वहाँ आया करता था। सब्जी बाग नहीं, पटना मार्केट है ना, इसके अंदर घुस के एक लेफ्ट हैंड पे चूड़ी बाजार था, है, आप लोग सब पता होता है, काम की चीज सब पता है। तो काफी रास्ते में फील किया। खैर, थैंक यू सो मच कि आप लोग आए, और उम्मीद है कि मैं आप लोग को डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। बहुत, जैसा कि खान सर का एक लाइन है, वो मैं यूट्यूब पे देखता था कि दम है तो भूल के दिखाओ। तो उस कल्चर को हम लोग कैरी करेंगे, ठीक है। तो क्या आप तैयार हैं? कॉपी पे रेडी है आप लोग का? तो चलिए, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले टॉपिक है आपका महिला सशक्तिकरण दिशा एवं दशा, यही है ना? ठीक है। तो एक अगर मन करे तो ये फोटो बना लीजिए आप लोग। बहुत ज्यादा सुधार नहीं आया है। ये एक महिला है,
और हम लोग बात करेंगे इनका सशक्तिकरण कैसे होता है। इस पूरे शब्द में देखिए 3 शब्द है ना? एक है, दूसरा है, तो शक्ति का मतलब क्या होता है? अंग्रेजी पूछा था नहीं, क्या होता है? क्षमता, गाली देने की क्षमता है। चलिए, इसमें 3 शब्द है। सबसे पहले आप शक्ति का अर्थ लिखिए। आप सभी हिंदी मीडियम के ही हैं ना? ठीक है, नहीं तो अगर आपको कोई भी टर्मिनोलॉजिकल इशू हो आप मुझे कल हैंड रेज कर दीजिएगा, ठीक है ना? आपको कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं सब खुद डिलीवर कर दूंगा। तो पहले शक्ति का मतलब समझेंगे, आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि अच्छा यही, इसी के लिए सरकार इतना पढ़ा रही है, पिताजी पढ़ा रहे हैं, सरकार माँ बाप को एक से एक वजीफे देती रहती है, रिजर्वेशन देती है, क्यों देती है? इसी काम के लिए, ठीक है ना? तो पहले हम जब तक कंसेप्ट का मतलब नहीं समझेंगे ना, तो हमें समझ में आएगा हो क्यों रहा है। पहले हमें समझ में नहीं आता था कि यार लड़कियों को पढ़ाने की क्या जरूरत है, क्योंकि हम लोग की पितृसत्तात्मक परवरिश होती है। हमें लगता है, हमने अपनी भाभीयों को देखा, दीदियों को देखा कि सुबह 8 बजे नाश्ता वास्ता करा के दिन भर गप्पे मार रही हैं। तो जब लड़कियों को मैंने दिल्ली में देखा बसों में धक्के खाते हुए, मेट्रो में, तो लगता है यार क्या जरूरत है, अच्छा है शादी वादी करके मस्ती करो, तुम्हें क्या करने पढ़ने। हम लोग को तो समझ में आ रहा नहीं पढ़ेंगे तो करेंगे क्या, ये क्यों पढ़ती हैं? बस जैसे जैसे आपका मॉरल आइडियोलॉजिकल इवोल्यूशन होगा ना, तब समझ में आएगा कि अच्छा ये रीजन होता था। और इतना ब्यूटीफुल रीजन है, मैं बहुत दिल से बता रहा हूं कि सरकारें बदलती रहती हैं, लेकिन जितनी ब्यूटीफुली इस देश को हमारे, ये नहीं कि इस पार्टी ने उस पार्टी ने, जितने अच्छे से, जितनी लिमिटेशंस में हमने अपने देश को चलाया, बनाया और विकसित किया है, आप दुनिया के किसी भी देश से तुलना करिएगा, आप अपने आप को 2 कदम आगे पाएंगे। लेकिन यहां तो है कि 15 लाख अभी कहां आए अकाउंट में, जब तक हमारे 15 लाख नहीं आ जाएगा कुछ नहीं हुआ है देश में। तो शक्ति का अर्थ लिखिए आप लोग। शक्ति से तात्पर्य, ठीक है, शक्ति से तात्पर्य किसी व्यक्ति के उस क्षमता से है जिसके द्वारा वो अपनी इच्छाओं को अन्य व्यक्तियों पर आरोपित करता है। अन्य व्यक्तियों पर आरोपित करता है। जरा इसको पूरा एक बार ध्यान से पढ़िए आप लोग। सबसे पहले अपने घर में देखिए, आपके घर में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन है? मम्मी, पिताजी। अगर पिताजी कहते कि जाओ 1 गिलास पानी लाओ, अब उस लाइन को पढ़िए। तो आपके पास ये विकल्प है कि ना हम ना जाए। इमेजिन करिए कि आपने यही बात पिताजी से कह दिया, फिर कुछ दिन तक लगेगा साइंस में आवाज आ रहा है, लग रहा है कोई बोल रहा है लेकिन सुनने में दिक्कत हो रहा है, यही होगा ना? तो इसका मतलब वो घर के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं। वो अपनी इच्छा सब पर आरोपित कर सकते हैं। एक गिलास पानी लाओ, चाय लाओ, ये लाओ, वो लाओ, आप नहीं कर सकते। अब इसको देश में देखिए, तो सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन है? सरकार। सरकार व्यक्ति है, आदमी होता है ना, व्यक्ति लिखा हुआ है। प्रधानमंत्री है। दुनिया में देखिए, जो बाइडेन होगा, गेहूं रूस से सस्ता तेल नहीं खरीदने दिया पाकिस्तान को। रोज हम यूट्यूब पे देखते हैं तेल नहीं खरीदने दिया, तेल, वो बोल दिया तेल नहीं खरीदना है तो नहीं खरीदना है। उस व्यक्ति में कितनी क्षमता है कि सरकारों को भी आदेश दे रहा है कि भाई तेल नहीं खरीदना है तो नहीं खरीदना है। तो यही शक्ति है। शक्ति का आप लोग क्यों पढ़ रहे हैं आपको पता है ना? अभी घर जाते होंगे, गांव में जाते होंगे, कोई ये 4 काम बता देता होगा। एक बार जहां कुर्सी और स्कॉर्पियो बोलेरो जो भी मिल गई, उसके बाद मैं अपने घर में सबसे छोटा हूं। मतलब हमने पूरी जिंदगी फूफा है तो कल चला के नहलाने में,
भैया जीजा मामा का सिगरेट और बीड़ी सिगरेट लाने में, और जो भी आपको सामने देखेगा उसको प्यास जरूर लगेगा। एक गिलास पानी लाओ तो। कितने शक्ति विहीन थे। हर आदमी को, हमारे भोजपुरी में कहते हैं कि घोड़ा के पीछे अब बढ़ के आगे खड़ा ना होके के चाहिए। तो मैं सबसे ज्यादा यही अफसोस करता था जिंदगी में कि यार मैं छोटा क्यों पैदा हुआ। उसके बाद ईश्वर ने थोड़ा सामर्थ्य दिया, थोड़े बड़े हो गए, बड़े मतलब आर्थिक सफलता। अब हमसे कोई कोई काम नहीं कहता, चाहे मैं कितना भी छोटा हूं। ये क्षमता कहां से आई? या तो आपको पद से आती है, पैसे से आती है, व्यक्तित्व से आ जाता है, और इसी के लिए आप सब यहां आए हैं। अगर आपके मम्मी पापा आपको इस भीड़ में देख लें तो उनको घबराहट हो जाएगी। आपके बहुत सारे बच्चे बहुत पैम्पर्ड होंगे, बड़े प्यार से परवरिश हुई होगी। इतना बड़ा तो आपका रूम होगा अपने घर पे, देखेंगे बाव नहीं है। ये भी मेरी तरह पीड़ित है। देखते ही मुझे लग गया था कि मेरे कुंभ के मेले की बिछड़ी बहन है। तो ये जब आप यहां से 2 साल 4 साल बाद 5 साल बाद अपने आप को देखेंगे ना, आपको लगेगा कि कितनी चीजें बदल गई हैं। अब लोग निवेदन करेंगे आपसे। निवेदन करने से पहले भी 2 बार सोचते हैं। जो हमसे बड़े भाई हैं वो लोग भी। मैं सोचता कि और कुछ हुआ नहीं, पढ़ने से ये फायदा हुआ। आप में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आप पढ़ रहे हैं ना, आप गांव जाते होंगे, घर जाते होंगे, लोग आपको ही समझाते होंगे, अरे हो करना भइल, हो करना भइल, हो करना भइल, समझाते होंगे ना, डिस्करेज करते होंगे। वो जाहिल आदमी है, आप उससे बात करने से कोई फायदा नहीं है। आपको एक बात समझाता हूं। कोई गोल चीज होती तो आपको मान लीजिए, समझ लीजिए ये ग्लोब है। वाह, मुझे पता था होगा क्योंकि खान सर मैप बहुत बताते हैं। जरा ग्लोब देना। कुछ नहीं, ऐसा है, पूछने की जरूरत नहीं है। वो पहला दिन ज्यादा इज्जत मिलती है हर जगह। देखिए ये ग्लोब है ना, कहां गई हमारी पीड़ित बहन? ये देखो, ये इसका गांव है। पृथ्वी तो ऐसे ही है ना, ये भारत है, ये गांव है। यहां से ये पैदल चलना शुरू की 10 20 25 30 साल बाद चलते चलते फिर यहीं आ जाएगी ना ग्लोब में गोल। इसके जो गांव का आदमी होगा ना, वो क्या कहेगा पता है? देखा गई दुनिया, देखे घूम के तो वही आ गई। अब वो मूर्ख आदमी है, उसको पता नहीं है कि जब यहां से ये शुरू की थी ना, तो शी वॉज ए डिफरेंट पर्सनैलिटी। आफ्टर टेकिंग द राउंड ऑफ दिस ग्लोब शी इज नॉट मोर द सेम पर्सन। उसको नहीं पता है आपके अंदर का जो एक इवोल्यूशन हो रहा है ना, वो कोई नहीं देख रहा है। समझे ना? कोई नहीं देख रहा है, क्योंकि ये कोई वस्तु नहीं है ना। आपके अंदर को जो ज्ञान का परिमार्जन हो रहा है, आपको पता है शिक्षा को क्या कहा जाता है? मूक क्रांति, साइलेंट रिवॉल्यूशन। आपके अंदर एक क्रांति हो रही है, वो कोई नहीं महसूस कर रहा है। मैं जब पटना में था तो हम लोग यहाँ पटना में, वहाँ का सिंगाड़ा, वहाँ का गोलगप्पा, यही जिंदगी चल रही थी। फिर मैं दिल्ली चला गया तो मेरे कजिन हैं, इंग्लैंड में रहते हैं। वो फिर दिल्ली आए तो मुलाकात हुई, हम तो नॉर्मल बात कर रहे हैं। उन्होंने एक बात कही कि यार अब तुम लोग बड़ा बदल गया, अजीब अजीब सा बात कर रहा, अब तुम लोग बड़ा बात कर रहा है। आपके अंदर जो ये परिवर्तन आ रहा है, वो आप चाहेंगे कि जो गांव के 8वीं पास आदमी है, 10वीं पास से जो दिन भर ताश खेल रहा है, वो उस रिवॉल्यूशन को समझे। इतनी उसमें दूरदर्शिता होती तो वो ताश खेल रहा होता। सोचना ही नहीं है सब, समझे ना? जो होगा देखा जाएगा। चुपचाप रहे रहिए। यहां पहुंच गए, आपको पता होगा ना कि इस देश में 40% लोग तो बीपीएल हैं, इसलिए वो वाला बीपीएल जो वर्ल्ड बैंक वाला है, 2.13 डॉलर है। आप समझ रहे हैं कि आप कितने खुश नसीब व्यक्ति हैं। आप में अधिकांश लोग ईश्वर को मानते होंगे, आई गेस। आप सोच के देखिए कि कितने मुकद्दर है कि आप यहां बैठे हैं।
आपकी उम्र में आप में से जितनी लड़कियां होंगी ना, सब दिखेगा कि आपके आसपास का विकेट कब का डाउन हो चुका होगा। आप लोग देख रहे होंगे कोई गुजरात कमाने चला गया होगा, कोई सूरत कमाने चला गया, कोई मुंबई कमाने चला गया। ईश्वर ने आप ही को क्यों चुना है पढ़ाने के लिए? क्योंकि ईश्वर चाहता है कि आप कुछ बड़ा काम करें। छोटा काम कराना होता तो आपकी शादियां हो गई होती, आप सूरत में कहीं नौकरी कर रहे होते। मैं अपने गांव का पहला व्यक्ति हूं जो दिल्ली पढ़ने गया, तो मुझे ही ईश्वर ने क्यों चुना? क्योंकि ईश्वर जब आपका भाग्य बनाता है तो वो डिसाइड करता है कि इससे क्या कराना है। साधारण काम आपसे कराना है तो आपको उसी तरह का फैमिली देगा, उसी तरह की आदतें देगा, उसी तरह की परिस्थितियां देगा। और जिससे कुछ बड़ा काम कराना होता है उसके लिए सब कुछ अलग प्लान करता है। तो जब मैं अपने गांव पे जाता हूं, ऐसे छत पे खड़ा होता हूं तो एक गली है, और गली के बाद एक ऐसे नाद है, उसमें मेरे साथ जो बचपन में पढ़ा था वो देखता हूँ भैंस के साथ लगा हुआ भूसा ऐसे ऐसे करने में। वो कभी भैंस उसको ऐसे मारती, कभी वो भैंस को ऐसे मारता है। अगर आपने पशुपालन किया होगा तो आपको पता होगा कि भैंस बहुत होशियार है, और खाने में कोई बेवकूफ नहीं होता। जैसे आप भूसा डालिएगा वो अपना साइड में रहेगी, उसको पता है अभी मेन मसाला नहीं आया है। फिर पानी वानी डालेगा वो साइड में रहेगी। जैसे ही वो जूठा लेके आता है चोकर, और वो सोचती है कि भूसा ना खाएं, खाली चोकर खाएं, और ये सोचता है कि जल्दी जल्दी मिला दें। उसमें दोनों में भारत पाकिस्तान युद्ध होता है। मैं छत पे ऐसे ही देखता हूं कि अगर भगवान ने मुझे 4 मीटर उधर ड्रॉप कर दिया होता तो आज मैं ये काम कर रहा होता। तो सबसे पहले इस चीज को जरूर मानिएगा कि ईश्वर ने आपको बहुत बड़े भाग्य देकर और बड़े काम के लिए भेजा है, नहीं तो आप यहां होते ही नहीं, समझे? तो ये छोटे मोटे ये जो टुचू पुचू टाइप के लोग होते हैं ना, सुनना उसकी बात सुनना, समझे? आप लोग को एक वीडियो दिखाऊंगा क्लास के बाद कि मैं जहां का हूं वहां का एसडीओ, वहां का डीएसपी और वहां का थाना प्रभारी तीनों ही मेरे स्टूडेंट है। सोचिए, आप इमेजिन करिए। अब आपको वीडियो दिखाऊंगा और सोचिए कि मैं अपने गांव गया, मैंने तीनों को बुलाया, मैं उस प्राइमरी स्कूल में लेके गया, भाई तुम लोग मिलो। ये सब तो प्राइमरी टीचर से मिलते हैं। जब ये जानेंगे कि एसडीओ कैसा दिखता है, डीएसपी कैसा और बच्चे इतने स्मार्ट हैं, मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा कि एक छोटी सी बच्ची से को हमने ऐसे एसडीओ को खड़ा किया, डीएसपी को, इंस्पेक्टर को, दरोगा को और उनके साथ जो बॉडीगार्ड्स होते हैं। मैंने कहा तुम बताओ कि इसमें कौन बड़ा है? बता दी कि हाई सबसे बड़ा मैं। कैसे? तो इनका पर फूल लागल बा, हाई डीएसपी का, हाई सेकंड इंस्पेक्टर 3 गो, इनका में 2 गो बा, इनका में 1 गो बा, इनका में नईक है। हम लोग को पहले बचपन में थे तो सारे खाकी वाले एक ही लगते थे। तो आपका जेनरेशन भी हमसे बेटर है, आपकी एक्सपोजर हमसे बेटर है। तो आपके साथ आप कहीं छोटे एयरपोर्ट पे लैंड करेंगे नहीं जिंदगी में, ये लिख लीजिए, लिख लीजिए। यहां तक पहुंच गए, उसके बाद जीवन में कुछ नहीं करेगा, हो सकता है? सवाल ही नहीं उठता। तो ये सब ये जो लोग होते हैं ना, नकारात्मक शक्तियां, ध्यान नहीं देना है, ठीक है ना? और सोचिए, आप लोग अभी एक मुकद्दर में अपनी बात नहीं कर रहा हूं, अभी देखिएगा खान सर ने जो जाके वहां पे टीम बनाई है, हम 20 साल में पहली बार आ रहे हैं। तो हम लोग को ही ईश्वर ने क्यों भेजा आपके पास? पहले तो किसी के लिए नहीं भेजा, क्योंकि आपके लिए ईश्वर कुछ बड़ा प्लान किया हुआ है। तो चौड़े रहिए, निकलते ही जाके 2-2 गोलगप्पे खाइएगा पहले भगवान के नाम पर, ठीक है ना? तो शक्ति का अर्थ समझ में आ गया। और आप लोग उसी के लिए यहां पे बैठे हैं, ताकि लोग आपकी ज्यादा से ज्यादा बात सुने, ना कहने से पहले बुलडोजर ना चल जाए। दूसरा एक इसमें शब्द है करण। वो करण अर्जुन वाला नहीं है। कहीं भी आप शब्द इंग्लिश में जेशन देखें या हिंदी में करण देखें, इसका मतलब होता है प्रक्रिया। प्रक्रिया का मतलब क्या होता है? जो कभी समाप्त नहीं होती, चलता रहता है। कोई ऐसा दिन आपके जीवन में आएगा कि आप कहेंगे कि अब मेरा पूरा सशक्तिकरण हो गया है और अब कोई स्कोप नहीं है। करण का मतलब जो कभी चीज खत्म नहीं। ऑर्गेनाइजेशन, जेशन कभी खत्म होता है? तो जिस चीज के पीछे ये लग गया, इसका मतलब कि देखिए, आप अपनी दादी से अपनी मां की तुलना करिए, मां से अपनी तुलना करिए, और अभी कितना जाना है। और 100 साल बाद भी कोई टीचर पढ़ा रहा होगा जब महिलाओं को, तो बोला कि अभी तो और जाना है। कहां तक जाना है? जाते रहना है, ये कभी समाप्त नहीं होता। और स का मतलब होता है स्वयं, सेल्फ। सेल्फ।
अब तीनों शब्द को जरा मिला के पढ़िए, तो अब आपको सशक्तिकरण का मतलब समझ में आएगा। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक व्यक्ति अपने आप में इतनी क्षमता प्राप्त कर लेता है कि अपने जीवन से जुड़े सभी निर्णयों को स्वतंत्र रूप से लेने और उसे लागू करने की क्षमता प्राप्त कर लेता है। जब यह प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो हम कहते हैं क्या हो गया। आप में से कितनी ऐसी महिलाएं हैं जो अपने परिवार की इच्छाओं के विरुद्ध भी पढ़ सकती हैं? आपके पापा चाहते हैं तो आप पढ़ रही हैं, मम्मी पापा जो भी हैं। इसका मतलब है कि आप आपने देखा होगा, आप में बहुत सारी आपके कॉलेज में लड़कियां पढ़ी होंगी, मैं शादी नहीं करना चाहती लेकिन पापा नहीं मान रहे हैं। ये देखो, शादी करना चाह रहा है लेकिन पापा नहीं मान रहे हैं। हम लोग का भी हुआ नहीं है। समझे? तो आज देखिएगा कि आपके जिंदगी के सभी लगभग निर्णय कोई और ले रहा है, लेकिन आपको भी पता है कि एक बार हो गया उसके तो बाल इतना बड़ा रखना है, और एक बार केवल लड़कियों का ट्रिप बना के मसूरी गोवा जाना है। ना जाने आप लोग आपस में यही सब, हम लोग भी यही सब बात करते हैं। जानते हैं, देखिए महिला सशक्तिकरण की दिशा में सबसे अच्छी बात क्या है पता है? कि महिलाओं की बीवियां नहीं होती। कसम बता रहे हैं। जिस दिन तुम लोग की शादी होगी ना, तुम जब भी उसको देखोगे ना तो तुम्हें लगेगा कि मेरे एक मित्र हैं, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में चीफ मैनेजर हैं। उनकी जो पत्नी है बड़ी तेज तर्रार हैं। तो एक दिन हमसे कह रहा है कि इसका बाबूजी गाय देखा के सांड बांध दिया है। तो ऐसा नहीं कि आप ही लोग दुखी हैं, हम लोग भी बहुत दुखी हैं। चलिए लिखिए सशक्तिकरण से तात्पर्य। लिखिए, तीनों शब्द का अर्थ समझ में आ गया। आप खुद को इंपावर कर रहे हो, आप खुद को इतनी क्षमतावान बनाने की कोशिश कर रहे हो कि आप जिंदगी से जुड़े सभी निर्णय ले सको। आज देखिए, कोई पुरुष चाहेगा आपको शादी करनी पड़ती है। आप सोचिए ना, सबसे बड़ी पुरुष सत्ता का इससे बड़ा उदाहरण क्या है कि शादी करके तुम उसके घर जाओ। काहे जाओ? नहीं जाएंगे। आप लोग किसी की सोशियोलॉजी बैकग्राउंड होगा तो आपको पता होगा कि भारत में ऐसी कई सारे समुदाय हैं जो बेसिकली एम्बी लोकल होते हैं। एम्बी लोकल का मतलब शादी हो गई, लड़की अपने घर में रहेगी, लड़का अपने घर में रहेगा, कोई किसी घर नहीं जाएगा। उसको टेंशन मार दिया क्योंकि वो तो यही सोच रहा है कि वो रोहतास का है, ब्याह हुआ है बक्सर में। अरे वो लोग एक ही गांव का है, मुलाकात हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। वो ऐसा नहीं, बहुत जगह है। जी जी, कहीं भी बहुत ऐसे देशों ने कानून बनाया है कि लड़की जाएगी, कोई जबरदस्ती नहीं है। नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, तुम कहीं नहीं आ रहा। और हमारे यहां गलती से आ गया तो उसके गांव वाले नहीं रहने देंगे। तो लिखिए, सशक्तिकरण से तात्पर्य, सशक्तिकरण से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है, उस प्रक्रिया से है जिसमें व्यक्ति अपने जीवन से जुड़े, अपने जीवन से जुड़े सभी निर्णयों, और सभी निर्णय का मतलब ये नहीं कि अच्छा हम उसको थप्पड़ मारना चाहते हैं। अपने जीवन से जुड़े, दूसरे के जीवन से जुड़े नहीं कि सुनो हमको तुम्हारा मुंह सुजाने का मन कर रहा है। ये नहीं होता है, ठीक है ना। अपने जीवन से जुड़े सभी निर्णयों को स्वतंत्र रूप से लेने, स्वतंत्र रूप से लेने
और उसे क्रियान्वित करने की क्षमता आ जाती है। तो आप सब आसानी से समझ पा रहे होंगे कि इस समय, इनको छोड़ो, आप ही खुद जिंदगी के कितने निर्णय ले सकते हो। थोड़ा सा बाल बढ़ा, बाबूजी हई का, और कह दिए तो 5 मिनट के बाद तुम्हारी दाढ़ी पे तो ना जाने तुम्हारे पिताजी जाने से पहले तुम शेव करा लेते होगे। अब जान रहे हैं ना, इसके बाबूजी मेरे बाबूजी से अलग थोड़ी होंगे। हई कहा बकरी नियन। पापाओं का कमेंट ऐसा होता है ना, वो कहते हैं बाल इतना बड़ा रखना है तो रखना है, ये दाढ़ी नहीं रखनी है तो नहीं रखनी है। मेरे साथ तो ऐसा हादसा हुआ है कि मेरे कजिन की शादी जमशेदपुर में थी, बिहार जमशेदपुर एक था। उस समय क्या पता क्या था, पटना में रहते तो उतना याद नहीं आ रहा। उस समय ऊपर नीचे काला काला पहनने का फैशन था, आई डोंट नो अभी है कि नहीं। तो हम अच्छा, बारात में कोई 22 कपड़े तो लेके नहीं जाता है, एक पहन के जाता है जो, और दूसरा एक। और हम जब युवा होते हैं ना तुम्हारी एज में, तो हम लगता है कि बस हम ये पहनेंगे और सबको वहीं से फोन नंबर फेंकना चालू कर देगा। हमारी खुशफहमियां भी ऐसी होती हैं। जैसे हम पहुंचे तो आप देखिएगा, जहां पे एक जगह लोग तैयार होते हैं तो एक तरफ वृद्धों का एरिया होता है होटल में ही, और एक तरफ हम लोग का एरिया होता है। हम ब्लैक बेल्ट, ब्लैक जूता, ब्लैक पैंट, ब्लैक सब ब्लैक, और उसमें थोड़े थे भी ब्लैक। अब पहने उनके हम तो सोचे कि भाई जाएंगे शादी में और 3-4 यहां पे हमको प्रस्ताव मिल जाएंगे। हमारे पिताजी धोती कुर्ता वाले 10-20 लोगों के साथ बैठे थे, कुर्सी उर्सी लगा के। उन लोगों को तैयार होने में कितना देर लगता है, हम अपना एकदम पूरे एटीट्यूड में आए जा रहे हैं। अब सोचिए 20 आदमी के बीच में, मतलब मैं जीवन में ऐसा पिता ना बनूं भाई। हम लोग के माँ बाप को ये पता ही नहीं कि भाई साइड में बुला के भी कुछ बोला जा सकता है। वो मानते हैं कि नहीं, जो भी है यही हो, माहिष्मती साम्राज्य के सामने। अब जैसे में कह रहे हैं, अब सोचिए कि वहां थे और हमसे भी लंबे थे, तगड़े थे। हेलो हेलो हेलो, तो हमको लगा कुछ कॉम्प्लीमेंट देंगे। करे हाय, करे साला कूली नियन ड्रेस। जाके बोल। अब उनको ये कौन समझाए कि भाई यही एक लेके आया हूं। अब सोचिए मैं इतना, अच्छा उस समय ईगो भी ज्यादा होती है कॉलेज में। मेरा ईगो इतना हट गया कि मैं बारात में गया, मैं वहीं सोया रह गया। और दोस्त और जो कजिन होते हैं, ये इतने हरामी होते हैं, बाबूजी बुलाओ ताने। तो यार सोचो कि क्या एक आदमी जो ग्रेजुएशन कर रहा है अपने पसंद का कपड़ा नहीं पहन सकता? क्यों? क्योंकि वो नहीं कमाता है। अब हम पहन के आएंगे तो बोल देंगे कि नहीं क्या पहना। ये ऐसा नहीं है कि आप लोग को लगता है कि महिला सशक्तिकरण का टॉपिक है, यहां पे पुरुष भी लिखा जा सकता है। हमें तो आज तक पता ही नहीं चला कि पुरुष होने का फायदा क्या है, कसम बता रहे हैं, पता ही नहीं चला। बहुत हुआ, हमको लग रहा है कि जीवन में 3 या 4 बार हमने 9 से 12 सिनेमा देखा होगा। पुरुष के नाम पे हमने आज तक यही किया। इन लोगों को लगता नहीं कि पुरुष ऐसे आजाद है जैसे रोज गोवा जाता हो, पैसा न कौड़ी, बीच बाजार में दौड़ा दौड़ी। ऐसा नहीं है, मैं सीरियसली बता रहा हूं। एज ए पुरुष आप कभी सोचिएगा, अभी बताता हूं, धीरे धीरे टॉपिक आता जाएगा, कि हम लोग के बहुत गलत फहमी है महिलाओं के दिमाग में कि पुरुषों की जिंदगी में, ऐसा पुरुषों की जिंदगी में क्या है कि जिससे आप लोग को इतना अगले जन्म मुझे बिटिया न कीजो, कोई नुकसान नहीं है। मैं तो आप लोग की जैसे रहता, 1-2 अटेम्प्ट देता अपना शादी वादी करके आराम से। हर साल मुखर्जी नगर जहां हम लोग रहते हैं, जब लास्ट अटेम्प्ट होता, 20 साल से मैं पढ़ा रहा हूं और आज तक मैंने किसी महिला को सुसाइड करते नहीं देखा कि अटेम्प्ट खत्म हो गया सुसाइड कर ली। हम जब देखो वहां नेहरू विहार में, गांधी विहार में, सर लास्ट अटेम्प्ट था, इंटरव्यू दिया, नहीं हुआ। काहे? पुरुष पे कितना दबाव है आप समझ सकते हैं। लेकिन क्या है कि इन लोग को मर्द है, दर्द नहीं होता। दर्द तो इतना होता है आप जितना सोच नहीं सकते।
बट हमें रोने की इजाजत नहीं है। तो हम लोग एक नहीं रोता है। हमारी दादी एक्सपायर कर गई। दादी कितनी, मतलब अब इमेजिन करिए कि दादी एक्सपायर की, बॉडी पड़ा हुआ है, वो ज्यादा मेरे पापा को पेन दे रहा होगा या मां को? जो सास है, मां तो खुश हो रही होगी, गईली। हम देख रहे हैं पिताजी ऐसे चुपचाप खड़े हैं गमछा से लेके, और पिता है, पुरुष है, उसका मां मरी है। अगर मान लो उसको थोड़ा सा आंखें भर भी आती है ना, फ्लैशबैक में आदमी जाता है, बातें याद आती है, आंख थोड़ी सी भर रही, कोई है क्या करता रहा तू, कमजोर, अरे साला वो रोवेगा भी नहीं रे, क्या है, वो रो नहीं सकता। और मेरी मां पीएचडी रोने में, ऐसे बॉडी पड़ी हुई है, ऐसे बैठी हुई है, बगल में कोई बुआ हुआ बैठी हुई है, हाँ हुनकर बियाह रहे, कटा गए लड़की काट दिला से, तब तक पता चला कि छोटी बुआ की गाड़ी आ गई, अरे और आंसू भी इतने बड़े बड़े, मैंने कहा ये आता कहां से? तो ऐसा नहीं है, दर्द होता है, बहुत तगड़ा होता है, ठीक है ना। चलिए देखिए, मैं थोड़ी सी लिबर्टी लूंगा क्योंकि दिल्ली से कल्चरल गैप है, तो मैं लाइन कभी एक्सीड नहीं करूंगा, बट आप लोग भी थोड़ा ध्यान रखिएगा क्योंकि थोड़ा सा हम लोग थोड़े से लिबरल सोसाइटी में चले गए, बट हम पटना के हैं और हमें यहाँ की, लेकिन आई एम श्योर कि आपको मैं बोर नहीं करूंगा, लेकिन लिमिट हम सब फॉलो करेंगे तो हम सब इंजॉय करेंगे, ठीक है ना। तो सशक्तिकरण में समझा पाया, और उसी के लिए आप ये बैठे हैं यहाँ पे, समझ पाया, और केवल आप ही नहीं बैठी हैं, वो लोग भी इसीलिए बैठा है, ठीक है ना, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन ये है कि किसी भी देश में सशक्तिकरण करने के तरीके क्या हैं। भाई सशक्तिकरण होगा, कोई ऐसा तो नहीं कि रोज 2 लीटर दूध पीने से ज्यादा शक्ति आ जाएगी। सशक्तिकरण के कुछ आयाम होते हैं, तो लिखिए सशक्तिकरण के आयाम। आप चाहे इंडिया में हैं, चाहे नाइजीरिया में हैं, चाहे भागलपुर में है, चाहे पूर्णिया में है, दुनिया में हर जगह सशक्तिकरण का सिर्फ 3 आयाम होता है। आपको भूलने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ 3 होता है। पहला, एक तो अच्छा खाना पीना मिले, दूसरा कपड़ा उपड़ा सही मिल जाए, और तीसरा साबुन शैंपू में कमी नहीं होना चाहिए। यही है ना, यही है, कुछ भी है। पहला आर्थिक आयाम, पहला होता है इकोनॉमिक। मेरा सत्यनारायण का कथा नहीं चल रहा है कि कुछ भी हुआ तो थोड़ा ध्यान रखिएगा कि इससे आपका चेक होता है कि आपके चेतना केवल शारीरिक रूप से नहीं बैठे हैं ना, चेतने में रहिएगा। खाने से क्या होगा? इकोनॉमिक डायमेंशन। इमेजिन करिए कि कोई भी इंसान, चाहे उसको कितनी भी शक्ति दे दीजिए, जितनी शक्ति देनी है दे दीजिए, और कमाता ना हो, तो उस पर कोई दूसरा विटामिन काम आएगा? हाँ? क्योंकि सबसे पहली जरूरत यह है कि आप आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो। यही है ना। कोई भी दुनिया का डायमेंशन आप दे दीजिए। आपने देखा होगा कि दलितों को, इसको उसको 1947 से सरकार तरह तरीके से कानून के द्वारा, इसके द्वारा, उसके द्वारा एम्पावर करने की कोशिश कर रही है। जो उन्हीं कम्युनिटी में जो ठीक ठाक नौकरी रोजगार तक पहुंच गया, वो कॉलर खड़ा करके सर उठा के बात कर रहा है, और नहीं तो देखिएगा वो सर झुका के, कितना भी उसको इंजेक्शन दीजिए कानून का, संविधान का, कोई काम नहीं आने वाला है। आपने सुना होगा शाहबानो केस। सरकार ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूं, कोर्ट ने कहा हम तुम्हारे साथ हैं, पैसा नहीं था तो क्या हुआ? अब कोई महिला अगर 50-60 हजार रुपया महीना कमाती है और उसका पति कहे कि हम तुम्हारे साथ नहीं है, कह वाह, ये तो हम सोचत रहे, तू नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही। ये है ना, जो कमा रहा है
आज तक कोई कमाने वाला आदमी को आपने असुंदर देखा है? कभी नहीं देखा होगा। आप किसी 60-70 साल की महिला को इमेजिन करिए जो बहुत ऊपर के लेवल पे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि बड़े लोग होते हैं। इमेजिन करिए कि आज भी अगर वो शादी की प्रस्ताव लेके मार्केट में आ जाएं, चाहे हमारी ममता दीदी हैं या इस तरह के जो भी इस तरह के लोग हैं, हम में से पता चला कि आधा क्लास से भाग गया। क्या हुआ? बांकीपुर पोस्ट ऑफिस में फार्म भरे जाता नहीं। काहे खाती हो? ब्याह खाती, क्योंकि पता है कि क्या क्या मिलेगा। तो ये जो शारीरिक सुंदरता, ये सब कहीं टिकती नहीं है इसके आगे। तो सबसे पहला आयाम क्या होता है? ये नहीं है तो कुछ भी नहीं। तो पहला होता है आर्थिक आयाम। उसमें लिखे, आर्थिक आयाम में लिखे, एक व्यक्ति की ऐसे रोजगार, एक व्यक्ति की ऐसे रोजगार तक पहुंच, एक व्यक्ति की ऐसे रोजगार तक पहुंच जिससे वो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ, जिससे वो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा एवं सुविधाओं तक अपनी पहुंच बना सके। सामाजिक सुरक्षा एवं सुविधाओं तक आवाज नहीं आ रही? अच्छा, धीरे। सामाजिक सुरक्षा, इतना धीरे ठीक है? अच्छा, इसे ऊपर। सामाजिक सुरक्षा एवं सुविधाओं तक अपनी पहुंच बना सके। ठीक है, समझ गए होंगे आप कि यहां रोटी, हम लोग का देश ऐसा है ना, रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान से हो जाएगा कहां? सिनेमा के दिखाई, मॉल के ले जाइए, बच्चा का स्कूल का फीस नहीं दोगे, डॉक्टर के पास नहीं जाओगे, इन सब, और अकाउंट में 2, 4, 10, 20, 25 लाख रुपया होना चाहिए, तब आएगा ना गर्मी। तो भाई एक बताओ, जो रिक्शा चला रहा है वो रोटी कपड़ा मकान तक नहीं पहुंचा हुआ है? जो 500 रुपया कमा रहा है, चाहे वो झुग्गी में रहता हो, मकान तो है ही, कपड़ा पहने ही है, नहीं तो पुलिस अंदर कर दे, और रोटी खाता ही होगा, तो उसका एम्पावरमेंट होगा। केवल रोटी कपड़ा मकान नहीं, उससे आगे कम से कम 2, 4, 10 लाख अकाउंट में हो, या उतनी की संपत्ति हो, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, चिकित्सा जैसी चीजों तक उसकी पहुंच हो। यह हुआ इसका आर्थिक आयाम, और ये आते ही बाकी आयाम अपने आप आ जाता है। दूसरा इसका होता है राजनैतिक आयाम। राजनैतिक आयाम, पॉलिटिकल, स्पेशली लोकतंत्र में तो बहुत ही जरूरी है। आप में इनमें से बहुत सारे लड़के होंगे, देखिएगा, जिनका मन होता होगा मुखिया का, जिला पंचायत का चुनाव लड़ना। किसी महिला के दिमाग में क्यों नहीं आता? आता होगा, लेकिन फिर अपने आप को थप्पड़ मारते होंगे, कहीं बाबूजी सुन तो नहीं लिए, क्योंकि मन की बात भी सुन लेते हैं। पॉलिटिकल आयाम का मतलब होता है कि लोकतंत्र में आपको किसी भी व्यक्ति, पार्टी और विचारधारा का विरोध करने, समर्थन करने, या किसी भी संवैधानिक पद तक पहुंचने या किसी का रोकने का आजादी हो, और इसमें कोई रोक टोक ना हो। आज देखिए, आप जितना चाहे मोदी को गाली दीजिए, जितना चाहिए नीतीश को, रोज यूट्यूब पे यही चल रहा है, कौन रोक रहा है आपको? इमेजिन करिए कि यहां राजा का शासन होता और एक तानाशाह होता, फिर क्या होता? देखिए, देखिए, एक चीज तो समझिए कि हम सब किसी न किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को बिलोंग करते हैं, लेकिन जब आप इस कुर्सियों पर बैठे ना, तो केवल एडमिनिस्ट्रेटिव व्यक्ति रहा करिए। आप देखिएगा, एक एसपी होता है, उसकी सरकार आई, उसको गिरा गिरा के मार रहा होता है, उसकी सरकार बदलते उसको मार 3 बार, वो किसी का है ही नहीं। तो आप पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से मत देखिए कि ये लालू जी हैं, ये नीतीश जी, सब नहीं। लोकतंत्र का मतलब होता है कि लगभग भारत में देखिएगा कि आपको आजादी है, जितना धरना देना है, विरोध करना है, यूट्यूब बना के दीजिए, जिस नेता को गाली देना है, कौन रोक रहा है आपको? लोग नहीं कर रहे हैं।
हाँ भाई भाई हर जगह एक तो नियम है ना कि इससे नीचे नहीं जाना है। अब किसी के आप निजी जीवन पे हमला करें, किसी की, ये नहीं है। लेकिन ओवरऑल आप देखिएगा कि इस देश में क्या राजनीतिक आपको सशक्तिकरण में क्या कमी है? किसी ने आपको वोट डालने से देने से रोका? किसी पार्टी का चुनाव प्रचार करने में या विरोध करने में आप गए होंगे, रोका किसी ने आपको? तो अब क्या चाहिए? जान ले है। और लगभग आप लोग को भी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जहां पिताजी कहते हैं वहीं वोट देना है। देखिए इन लोग का भी है, चाहे पिताजी ने, अच्छा ऐसा हुआ है किसी के आप में से, मतलब कोई हाथ उठा के बताए कि पिताजी ने कहा कि इसको देना लेकिन तुमने जाके दूसरे को दे दिया और बताया बाद में पिताजी को? अब वही दिन वही नहीं रह गया है। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है ना कि हम क्यों पिताजी की बात माने, हमारे जो जिसको मन होगा उसको देंगे। देखिए राजनीति का आयाम, लोकतंत्र में किसी व्यक्ति को किसी भी राजनीतिक दल, व्यक्ति, किसी भी राजनीतिक दल, व्यक्ति, विचारधारा का समर्थन एवं विरोध करने की स्वतंत्रता तथा किसी भी संवैधानिक पद तक पहुंचने की प्रयास की स्वतंत्रता। ठीक है, आप चाहे मुखिया का इलेक्शन लड़िए, विधायक का इलेक्शन लड़िए, एमपी का इलेक्शन लड़िए, कौन रोक रहा है आपको? अब आप लोगों ने एक नक्सल्स का नाम सुना होगा, नक्सलाइट सुन रहे होंगे आप लोग। आप देखिएगा कि सरकार कहती है कि भाई आपको लगता है कि सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है। वो लोग यही मानते हैं ना कि सरकारें जो होती हैं वो पूंजीपतियों की काम करती हैं, यही नक्सली मानते हैं ना। तो सरकार कहती है कि भाई तो तू भी चुनाव लड़ ले, यही कहती है ना। तो इस पे नक्सली क्या कहते हैं? वो क्यों नहीं चुनाव लड़ते? एडमिनिस्ट्रेटिव माइंड से बोलना है, वो नहीं सुनाने लगना है जो जहानाबाद में चलता है। उनका क्या तर्क है, वो क्यों नहीं चुनाव लड़ते? सरकार कहती है कि आपको सरकार से नाराजगी है तो आप ही सरकार बन जाओ ना, फिर चलाना जैसे चलाना है। तो वो चुनाव नहीं लड़ते, और नहीं लड़ने का क्या लॉजिक देते हैं? क्या लॉजिक देते हैं? कोई जहानाबाद का नहीं है, क्या देते हैं भाई लॉजिक? बोला अभी मनी मन बोलेगा हमारा नक्सलाइट से भेंट ना भले है, जो भी ऐसे ही कुछ बोलते हैं ना। उनका लॉजिक ये है, उनका लॉजिक सुन, देखिए कोई भी अगर 70 साल से लड़ रहा है तो दारू पी के थोड़ी लड़ रहा है। दिक्कत क्या है कि हम उसकी बात ही नहीं सुनना चाहते। वो कहता है कि सर एक बात बताओ, आप तो कहते हो कि हम सरकार चुनाव लड़के सरकार में आ जाए, बड़ा सुनने में तो बड़ा सुंदर लग रहा है। एक मुखिया का चुनाव लड़ने का खर्चा कितना है बिहार में? एक, अब सीधे माने हम अमेरिका से आए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि एमपी तक 100 करोड़ पहुंचा दें। मान लो एक एवरेज भी ले लो, 10 लाख होगा, समझने के लिए। अरे समझने के लिए कह रहे यार, तुम तो अपने चाचा जी का खर्चा बताने लगे जो लड़े थे। उन्होंने ज्यादा गलत काम किया था ना, तो दारू ज्यादा मारना पड़ा होगा। 10 लाख एमएलए का 50 लाख, एमपी का 2-3 करोड़। इसका मतलब कि इस देश में विधायक, मुखिया और एमपी वही बनेगा ना जिसके पास 10 लाख, 50 लाख और 2 करोड़ हो। तो आप कह तो रहे हो कि चुनाव लड़ो, लेकिन इस चुनाव का रिजल्ट तो पहले से आउट है कि तुम 2 करोड़ लेके उतरोगे, हम ऐसे उतरेंगे। तो कह रहा हम इसीलिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं कि हम ऐसे ही चुनाव लड़ेंगे। तुमने जो सिस्टम बनाया है, सिस्टम ही ऐसा बनाया कि हम लोग की एंट्री नहीं होगी।
तो कोई अगर वहां पहुंचा है, इसका मतलब नहीं कि आप कहेगा देखिए सर जो है ना नक्सलियों के बहुत बड़े समर्थक हैं, ऐसा नहीं, मैं आपको उनके लॉजिक बता रहा हूं कि वो क्यों नहीं लड़ते। कि क्या आपने लोकतंत्र को इतना सस्ता रखा है कि कोई भी बन जाए? आपको तो आप में से किसी का लॉजिक है क्यों चाय वाला प्रधानमंत्री नहीं बन गया? चाय वाले के पीछे जो पूंजीपतियों का पैसा लगता है, हेलीकॉप्टर ऐसे ही उड़ रहा है चाय से कि पेट्रोल से? वो कहां से आई? सही के पहाड़वा के पढ़ी, वो जो 100 रुपए लीटर उसमें जा रहा है। तो ये उनका लॉजिक है कि आपने इस तरह से नेक्सस बना रखा है डेमोक्रेसी में कि इसी का बेटा वो बनेगा। कहने को ओपन है, लेकिन आप खड़ा होइएगा, मान लीजिए पीएचडी अमेरिका से करके आई, एक आई थी ना बिहार में एक लड़की, क्या नाम था? पुष्पम प्रिया। आई होप की जमानत जब्त हो गया होगा। क्यों? उसके योग्यता में क्या कमी थी? तो ये उनका लॉजिक है कि आपने लोकतंत्र का स्वरूप ऐसा बना दिया है कि गरीब की एंट्री नहीं होगी, इसलिए हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। पहले हम व्यवस्था को बदलेंगे, फिर हम सिस्टम बनाएंगे जिसमें कोई भी बन जाए। वो उनका लॉजिक है, मैं उनका लॉजिक बता रहा हूं, इसका जस्टिफिकेशन मत समझिएगा। तो क्या मैं ये समझा पाया? कोई दिक्कत? तीसरा है सामाजिक, और ये बिहार के संदर्भ में बहुत ही सुटेबल है जो सामाजिक आयाम है, क्योंकि ये दुनिया के दूसरे जगहों पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है ना। आप देखे होंगे कि इस देश में एक पर्टिकुलर जाति में, एक पर्टिकुलर धर्म में, एक पर्टिकुलर जेंडर में पैदा होने के कारण समाज में हम जहां भी किसी के साथ उठने बैठने मिलने की कोशिश करते हैं, हमें तिरस्कृत और अपमानित किया जाता है। उम्मीद है कि आप लोगों ने देखा सुना होगा। आप देखिएगा कि भारत में बहुत ऐसी जातियां हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जिनसे आप नाम पूछेगा तो वो अपना सरनेम नहीं बताएगा। उसको पता है कि जैसे ही आपको सरनेम पता चलेगा आप नाक मुंह टेढ़ा करना शुरू कर दीजिएगा। आपने देखा होगा, सुना होगा। आप देखिए कि भारत के गृह मंत्री थे जगजीवन राम जी, कितने बड़े पद पे थे, उप प्रधानमंत्री थे। उनकी लड़की में इतनी साहस नहीं है कि वो मीरा कुमार राम लिखें अपना नाम। उन्होंने अपना नाम हमेशा मीरा कुमार रखा। सोचिए, उस पद पर पहुंचे हुए व्यक्ति को भी पता है कि हमें जातिगत विद्वेष का सामना करना पड़ेगा। सामाजिक रूप से इस देश में, और स्पेशली हम जिस रीजन में रहते हैं, पूरा उत्तर भारत, आप देखिएगा कि कुछ पर्टिकुलर जातियों में, धर्म में और महिला होने के कारण देखिएगा आप लोग को कितना सोशल लिमिटेशन। उसे क्यों आप फोन क्यों एंगेज आ रहा था, किससे बात कर रही थी, कहां गई थी, ये क्यों पहना है, वो कौन था, माने भाई के अलावा अगर आपने, और भाई का प्रमाण पत्र भी चाहिए। ये मुंह बोला भाई, ऊ भाई नहीं होता है बिहार में। बिहार में एक एक भाई होता है, सगा भाई। हम लोग जैसे जब लड़के दिल्ली गए ना, हमने तो यहां सिर्फ बहनें देखी। हमने तो आज तक बहन के अलावा किसी को देखा ही नहीं। उसके बाद जब हम दिल्ली जाते हैं, दिल्ली थोड़ी लिबरल सोसाइटी है, आप लोग के फ्रेंड्स वगैरह होंगे, तो यहां से लिबरल है, बट इतनी भी लिबरल नहीं है जितना आप सोचते हो। जब हम यहां से गए ना, तो जब हम जा रहे थे तो हमें तो लगा कि बस दिल्ली स्टेशन पे उतरेंगे और 3-4 लड़की गोड़े धर लेगी कि मेरा बॉयफ्रेंड बन जाओ। जो वहां जाता है ना, जो आके यहां खूब लंबी लंबी फेंकता होगा आप लोग में, कुछ नहीं होता वहां भी। बट ये है कि वहां आप बात कर सकते हैं, उसका कोई इतना मना ही नहीं है। तो हमारे जैसे लड़के जिन्होंने बहन के अलावा किसी को देखा ही नहीं, हमारे जैसे जो लड़के होते हैं ना कंजर्वेटिव बैकग्राउंड के, और अगर किसी गलती से किसी लड़की ने कलम मांग दिया, उसके बाद हम लोग ऐसे नहीं करते हैं जो तुम कर रहे, माई तो मान जाए, बाबूजी ना मन है। वो तो तिलक विलक का प्लान कर लेता है। तब जाके मुझे धीरे धीरे पता चला कि महिलाएं इतना बड़ा बैग लेके क्यों चलती हैं, उसमें अपने सारी जरूरत की सामान क्यों लेके, क्योंकि इनको पता है कि अगर कलम मांगे तो बेटा देगा ये बड़ा बैग,
मतलब जाड़ा में भी छाता, कहीं बारिश हो गई तो। हम लोग तो सोचते हैं रास्ते में कोई ना कोई दे ही देगा। हम लोग तो एग्जाम भी देने जाते हैं तो बगल से कलम मांगते हैं, भाई कलम छूट गया दे दे। ठीक है, तो सामाजिक आयाम क्या होता है, लिखिए। देखिए, सामाजिक आयाम के अंतर्गत, सामाजिक आयाम के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति से संबंध बनाने, संबंध बनाने, न बनाने और तोड़ने की स्वतंत्रता। आप लोग इसको जरा ध्यान से पढ़ लीजिए। हमने ऐसी खूब शादियां देखी हैं, लड़का का लड़की से नहीं बन रहा है, लड़की कह रही कि नहीं, वहां लड़ाइयां होती हैं, मार पिटाइयां होती हैं। सोचिए, वहां वो पीड़ित है, मार खा रही है, तमाम प्रताड़नाएं झेल रही हैं, मायके में आके बोलती है कि नहीं, वहां पे दुख दे रहा है। कौन घर वाला कहता है कि नहीं तोड़ लो? अरे तुमको भी बर्दाश्त करना चाहिए, तुम भी तो ऊंचा बोलती हो। तो वो लोग 4 बजे बोलता है, 4 बजे उठ के खाना बना, तो क्या हो गया? हम देखो, तुम्हारी मां 3:30 बजे उठ जाती थी। आपको संबंध बनाने, न बनाने और तोड़ने की तो बात ही छोड़िए। अंजलि, तू किसी और की हो जाए, होने नहीं दूंगा। भाई तू है कौन? सोच के, अरे बात नहीं, आप सोचिए, वो डायलॉग नहीं है यार, ये भारत को रिप्रेजेंट करता है। एक लड़की को इतनी आजादी नहीं है कि तू किसी और की हो जाए, होने नहीं दूंगा। एक हमारे भाई की तरह लड़का था, उसने कहा अपनी गर्लफ्रेंड को कि देख, अगर तू मेरी नहीं हुई ना तो तुझे किसी की नहीं होने दूंगा। तो उसने कही कि अच्छा, तो किसी तेरी हो जाऊंगी तो बाकी सबके होने देगा? क्या ये? तो आप सोच के देखिए कि इस देश में ये डायलॉग कितना पॉपुलर है ना? अंजलि। और मुझे लगता है कि उसने पूरी जिंदगी में यही एक डायलॉग बोला है, एक ये और दूसरा धरती मेरी मां है। मेरे एक मित्र हैं, वो केएल राहुल के सख्त अगेंस्ट है, मतलब केएल राहुल को देखना नहीं चाहते। तो बाकी चाहे रोहित शर्मा 6 बार 0 बना दे, विराट कोहली 12 बार 0 बना दे, अगर केएल राहुल ने 0 बना दिया तो मुझे फोन करते हैं, यही कोइलवर के हैं, देख रहा अनु धरती मेरी मां के। उसका नाम ही रखा धरती मेरी मां, क्योंकि उसका दामाद है। तो ये सामाजिक सशक्तिकरण मुझे लगता है कि इस भारत में सबसे आप कमाने वाली महिलाओं को तो सामाजिक सशक्तिकरण नहीं है। दुनिया के कहीं भी सशक्तिकरण पढ़ाया जाएगा, आपको माना जाएगा कि ये आ गया तो ये आ ही जाएगा। उत्तर भारत एक ऐसा जगह है कि महिलाओं में ये आने के बाद भी ये आएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं। तो ये 3 आयाम होते हैं, जिसमें सबसे पहले आपको कमाना है। दूसरा तो मैं मानता हूं कि आप बहुत एक अच्छे डेमोक्रेसी में लगभग ये है, लगभग, मैंने बोला ना ये प्रक्रिया है, कभी खत्म नहीं। लेकिन ये दोनों तो अभी महिलाओं से कितना दूर है, इसके कुछ हम फैक्ट्स से, क्योंकि हमें दशा भी पढ़नी है कि क्या हुआ है, थोड़ा सा लिख लें, लिख लीजिए, लिखिए, हेडिंग डालिए, महिला सशक्तिकरण से संबंधित कुछ तथ्य। महिला सशक्तिकरण से संबंधित कुछ तथ्य, और मन ही मन लिख लीजिएगा, बहुत खराब है, मन ही मन, ऊपर से मत लिख दीजिएगा। आज भी देखिएगा कि 99% घरों में लड़की पैदा होती होगी, कोई खुशी नहीं मनती होगी, ये सच है। अब आजकल क्या होता है कि लाख लोग लड्डू खिला दे रहे लोग, अगर लड़का हो रहा है तो बबुआ डीएम हुई हैं, सीएम हुई हैं, जीएम हुई हैं, पीएम हुई हैं। अब आज लड़का कहता है गुटखा खा के ताश खेलाता है। ये गाना सुनने के बाद ना, जैसे ही कोई बच्चा पैदा होता होगा, माँ बाप सोचना शुरू कर देता होगा, ना ना पीएम तक तो हुई जाएगी, खेलना तो उसको ही गुटखा है, ताश। बहुत खराब हालत है यार। और मैं बार बार कह रहा हूं, शुरुआत में भी, आप कितने लकी हो ना,
अगर आप मुकद्दर में यकीन करते हो तो आप सचमुच कभी आंख बंद करके सोचना कि यहां तक पहुंच जाना भारत जैसे देश में, वो भी बिहार जैसे राज्य में, जहां पे आप समझ रहे कि हम लोग सबसे पिछड़े और सबसे गरीब राज्यों में से हैं, वहां में आप 20-22 साल के उम्र में भी आपको कोई कमाने की जिम्मेवारी नहीं है, किसी के घर बनाने की जिम्मेवारी नहीं है, किसी बहन की बेटी की शादी करने की जिम्मेवारी नहीं। देखिए भारत में, बिहार में स्पेशली 70% लोग होते हैं जो सुबह उठ के और काम पे निकल जाते हैं अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, है ना, कि शाम तक जरूरतें पूरी हो जाए। आप उस खुशनसीब 10% लोगों में से हो जो सुबह उठता है काम करने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए। कितना अंतर है जरूरतों को पूरा करना और सपनों को पूरा करना। और तब भी घी देत घोड़ न रियाए। एक पहले हम वहां बैठे थे, एसी का ठीक हवा आता था, उन्हें हवा नहीं आता है। अरे दूसरे को देखो गुरु, तो कितने मुकद्दर वाले इंसान हो यार। अब बाद में पता चला ना, जब हम लोग दिल्ली विल्ली गए कि अरे यार ये तो एक लक की बात है ना कि हमारे बाबा पिताजी ने कहा कि पढ़ो। मेरी मां अंगूठा लगाती थी, मेरे पिताजी 3 क्लास पास पढ़े इंसान थे, लेकिन क्या पता कहां उनको पढ़ाई का महत्व समझ में आ गया। वो कहे कि नहीं पढ़ो पढ़ो पढ़ो। भगवान ने भी थोड़ी मदद की। और आपको एक बात बताऊं, यकीन मानिए आप लोग तो बहुत अच्छे हो यार, मैं तो समझ देख के आपकी दाद दे रहा हूं। जब मैं यहाँ कॉलेज क्या करते हैं आप जानते हो, एन कॉलेज में हम जाते भी नहीं थे, वहां तो खूब गोलियां चलती थी, और आपको मेरी शक्ल देख के लगता है कि मैं गोली वोली माहौल में जाता हूँगा। या तो बांकीपुर पोस्ट ऑफिस में लड़ाई हो तो हम यहाँ इसके नीचे घुस जाएं, मेरी ऐसी पर्सनालिटी है। लड़ाई तो दूर दूर की बात है। और आप सोच के देखो, जब मैं दिल्ली गया ना, मेरे पिताजी ने कहा मैं जहाँ का बिलोंग करता हूँ, अरहर की खेती होती है, रहर बोलते हैं, बोलता हूँ रहर 2-3 साल बड़ा अच्छा फसल हुआ हमारे यहाँ। तो हमारे पिताजी ने कहा कि सुना दिल्ली जाता हूँ, IAS की पढ़ाई करे। हमें पता ही नहीं IAS क्या होता है, दरोगा समझ में आता। अच्छा मेरी लंबाई बहुत है, तो मैं ट्रेन व्रेन में चलता था ना, बसों में, तो कोई भी देख के कहता था कि अरे तू तो दौड़ के पुलिस हो जीवा। मेरी लंबाई पे लोग मुझे इतना एश्योरेंस देते थे कि पुलिस तो बन ही जाएगा, तो मुझे लगता तो इतना तो बन ही जाऊंगा, इसमें कोई कमी नहीं थी। जब मैं दिल्ली गया, आपको पता है, यकीन मानिए, भगवान की कसम खा के कह रहा हूं कि मुझे यही नहीं पता था कि NCERT क्या होता है। अब किसी से पूछूं, भाई पहुंच तो गए कि सर IAS की तैयारी करना है, जो सीनियर हर जगह देखेंगे ना, कुछ मठाधीश पूर्वज होते हैं हर हॉस्टल में, एकदम जने उन्हें लगा के वो एकदम वो अलग ही एटीट्यूड में रहता है। तो हम एक दूसरे से पूछे सर IAS की तैयारी करना, NCERT पढ़ो। अब हमको शर्म से ये पूछने में शर्म आती थी कि NCERT क्या होता है। अब भाई हम बिहार बोर्ड के आदमी, तो हमको कैसे पता चलेगा NCERT क्या होता है। हम किताब की दुकान में गए, उसका नाम नवशक्ति है, किताब का दुकान मुखर्जी नगर में। तो हम सोचे होगा कोई ऑथर उथर का नाम होगा NCERT। तो हम बोले कि NCERT किताब दो तो दीजिए। तो कह रहा है किस सब्जेक्ट का। हम बोले बाप रे इतना बड़ा ऑथर, किस सब्जेक्ट का, समझे। ओ वहां पे तो हमने बोला कि हिस्ट्री का दो, तो हिस्ट्री दिया। तब हमने देखा नेशनल बुक, हम बोले अच्छा ये होता है। अब क्वेश्चन ये है कि दिल्ली पहुंच तो गए, पढ़ना कुछ पता ही नहीं है, करें क्या। गांव अगर एक बार दिल्ली से होके आ गए, जब घर वाले भेजते हैं ना दिल्ली या पटना, तो आपको पता होगा ना कि आपके आसपास की पूरी चंडाल चौकड़ी पड़ोसी रिश्तेदार, पटना का माहौल आपको पता नहीं है। कल सनसनी में देखे थे, वो सनसनी भी देखते हैं और वो आप ही पे लगाते हैं। पटना में वो थी, वहां का लड़की, वहां का लड़का, वो भाग गया, फिर जाके गंगा के पुल में कूद गया। अब आपके माँ बाप को तनाव होता है यार, वो आपको प्यार करते हैं, डरते हैं, स्वाभाविक है। अब हम सोचे कि अब करें क्या, दिल्ली आ गए, NCERT समझ में नहीं आया। बट वही है कि रूरल जो जिद होती है ना, जब भगवान ने बड़ा मुकद्दर दे के भेजा है तो रास्ता भी देगा। मुझे एक लड़का मिला, बोला यार घर में ना पढ़ने में दिक्कत होती है। आप गूगल करिएगा, सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, पूरे देश में 2-3 ही लाइब्रेरी हैं। बोला कि यार मेरा एक जानने वाला चलते रहेगा ना, वहां मेंबरशिप बनवा देता हूं। उसने मेरा मेंबरशिप बनवाया, और वो जहां भी होगा, उसका नाम शैलेश है। मैंने फेसबुक पे आज तक दुनिया में किसी को नहीं खोजा उसके अलावा। उस लड़के खोजना लेकिन मिलता ही नहीं है, या तो उसका सरनेम कुछ इधर उधर होगा। मैं इतना खोजता हूं उसको। शैलेश बोकारो का था, समझे, उसी ने मेरा बनवाया था। और वो लाइब्रेरी सुबह 8 बजे खुलती है, रात को 8 बजे बंद होती है, 8 से 8, समझे। और मैंने कहा चाहे कुछ समझ में आए चाहे नहीं समझे तो आना ही नहीं है। जब तक हम 100 पेज नहीं पढ़ लेंगे रोज, तब तक हम घर खाना खाने नहीं जाएंगे। और यही देखिए,
पढ़ना शुरू किए। शुरुआत में कुछ नहीं समझ में आया, लेकिन ये तो समझ में आ रहा है ना कि एक औरंगजेब है, एक जहांगीर है, ऐसा थोड़ी कुछ नहीं समझ आया, इतने बोतल थोड़ी हैं। अरे भाई क्रिकेट में सारे शॉट्स मार ही रहा हूं, कैच ले ही ले रहा हूं, तो भाई हैंड आई कोऑर्डिनेशन, दिमाग तो है, बस पढ़ने में नहीं है। धीरे धीरे पहला रीड में कुछ नहीं समझ में आया, दूसरा तीसरा समझ में आने लगा। दूसरे ही साल मेरा यूपीपीसीएस का इंटरव्यू आ गया तो और उत्साह आ गया। उसके बाद तो मैंने कभी पलट के ही नहीं देखा। और आप मेरे जितने भी यूट्यूब पे जाके देखिएगा, फेसबुक पे देखिएगा, मैं एक ही, कोई भी कितना भी बोतल बच्चा आता है मेरे पास, मैं बोलता हूं आप लोग हम लोग से बेटर जनरेशन हो कि सिर्फ तुम 50 पेज 3 साल पढ़ लो और उसके बाद अगर नहीं हुआ तो मेरे पास आ जाना। क्योंकि हम लोग बोतल थे तो 100 पेज, तुम 50 पेज बहुत है तुम्हारे लिए, तुम लोग तो इतने स्मार्ट आदमी हो। लेकिन कोई आप में गलत फहमी पाल के बैठा है कि धर्मेंद्र सर या खान सर या इन सर के लेक्चर से आपका होगा, नहीं होगा। 50 पेज आप पढ़ के देखिए और फिर देखिए नहीं हुआ ना, 50 पेज आप 2 साल का कैलकुलेशन कर लीजिएगा कितना 1000 पेज होता है। उसके बाद दुनिया की कौन सी ऐसी बात होती है जो तुमको नहीं आएगा, और उसके बाद एग्जामिनर ऐसा कौन सा बात पूछ देगा जो तुमको उतने पेज के पढ़ने के बाद भी नहीं आ रहा है। तो ये हो ही नहीं सकता और पूरी जिंदगी बदल गई। मैं लास्ट टाइम एक दिन, मैं अभी एक भोजपुरी सम्मेलन, बिहार में वहाँ ना दिल्ली में बहुत सारे सम्मेलन होते हैं, तो बहुत सारे सम्मेलनों में मैं चीफ गेस्ट होता हूँ। तो मैंने बोला कि मुझे लास्ट टाइम मैंने कब ट्रेन में बैठा हूँ मुझे याद नहीं है। ये मुकद्दर कैसे बदला, वो इस पढ़ने से ना कुछ भी कोई कितना नेगेटिव है, बस 50 पेज का नियम मत तोड़ना। जैसे शाम को इसका बर्थडे है, ठीक है, तुम्हें पता है शाम को यहाँ जाना है तो सुबह पढ़ लिए। सुबह पता है किसके साथ शॉपिंग जाना है परसों, तो शाम को पढ़ लिए। 50 पेज पढ़ने के लिए थोड़ी 24 घंटा चाहिए, 6-7 घंटा निकाल लिए साइड में, बाकी 2 जितना समाज सेवा करना है। और ये आप करके देखिए 2 साल, आप नहीं सशक्तिकरण हुआ तो आप मुझे बोलना, हो ही नहीं सकता। लिख लीजिए मेरे पास, आप याद रखिएगा। यहां बहुत सारे लोग क्लास आएंगे, हम भी कई दिन लेंगे, बहुत सारी बातें बोलेंगे, सब भूल जाइएगा, ये बात मत भूलिएगा और करके देखिए। और ये नहीं करिएगा, हम सबका व्यर्थ, इतना ये एसी उसी का खर्चा वर्चा सब बेकार चला जाएगा आपका। और फिर बाबूजी ऐसी जगह शादी करेंगे ना कि फिर आपका फेवरेट हीरो कौन है बताइए, बताइए, कोई बात नहीं, कौन है? लालू प्रसाद? सॉरी, क्या बोला? शाहरुख खान? जमाना नहीं बदला है। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए कि इसका है ऋषभ पंत, लेट से, भाई मैं अनमैरिड आदमी खोज रहा था और इसकी होगी, आलिया की शादी हो गई। आजकल कोई खाली है? सपना कपूर, श्रद्धा कपूर, ये देखिएगा, इसके रूम में जाइएगा, देखिए ये श्रद्धा कपूर का बड़ा सा फोटो लगाया होगा, इसने ये लगाया होगा ऋषभ पंत का। अच्छा, बाबूजी जो खोज के लाते हैं ना, फिर तुम देखोगे, एक देखा है नसीब अपना अपना सिनेमा, जिसका चुटिया ऐसे होता है, तो चाहे कितना भी शाहरुख खान सलमान खान को लाइक करो, पिताजी वो जेठालाली खोज के लाते हैं। गुरुजी, तो जिसका फोटो लगाया हो उसके आसपास का कोई मिले, इसके लिए सशक्तिकरण बहुत जरूरी है। नहीं तो पिताजी कहेंगे कि बबुआ तारा खाती ये ढेर बा, बड़ा मुश्किल से खोजनी है। ठीक है ना, लिख लीजिए, लिखे। लिखिए, भारत विश्व का चौथा महिलाओं के लिए असुरक्षित देश है। बस सिर्फ 3 ही देश ऐसे हैं जहां यहां से ज्यादा महिलाएं असुरक्षित हैं। चौथा सबसे असुरक्षित देश है पूरे दुनिया का। फर्स्ट का नाम नहीं लिखा हुआ है, दूसरा लिखे। G20 देश है ना, अभी हम लोग सम्मेलन करने जा रहे हैं, G20 देश में नंबर 1 है। सोचिए, इसके बावजूद आप लोग कितने अच्छे से पढ़ रही हैं। देख रहे हैं, ये मुकद्दर है। नहीं तो आप रोज पढ़ते होंगे कि कहीं पे एसिड फेंक दे रहा है, तो रोज तो पढ़ ही रहे हो। और G20 देशों में सब नंबर 1। खराब में, अच्छा में मत सोच लेना। आपको पता नहीं है, आप लोग तो यहाँ विदेशी कम आते हैं। भारत में बहुत सारे विदेशी
पर्यटक महिलाएं नहीं आती हैं, यहाँ पुरुष आते हैं, क्योंकि परसेप्शन बना हुआ है कि भारत एक महिलाओं के लिए सुरक्षित देश नहीं है। समझे? सोचिए कितनी बुरी बात है। तो 70-75 साल में यह हालत है कि G20 देश में हम वर्स्ट हैं और दुनिया में 4 नंबर पे हैं। आपको पता नहीं कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, जो मुस्लिम कंट्रीज होते हैं ना, वहां महिलाओं की सुरक्षा बेटर होती है। सुरक्षा, मैं स्वतंत्रता इंपावरमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, सुरक्षा बेटर होती है। वहां तो गोली मार देगा, समझे? यहां गोली नहीं मारता ना, यहां 4 डंडा मारता है। दूसरा लिखिए, देखिए भारत के संसद में औसतन 10% के आसपास, कभी 10% 4 हो जाता है, कभी 6 हो जाता है, 11 से 10 के बीच में 10% के आसपास ही महिला प्रतिनिधित्व है। और अगर आप इस 10% को भी एनालाइज करिएगा तो देखिएगा किसी बड़े नेता, मुख्यमंत्री की पत्नी होगी, बेटी होगी, कनिमोजी टाइप की लेडीज होती हैं। एक स्वतंत्र महिला जिसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, एक ममता बनर्जी आपको दिख जाएंगी, और कोई मायावती जी, डिंपल यादव, कौन बोला? उसको बाल सुधार गृह में भेजो। देख रहे हैं ना आप, गिन के भी 8-10, एक वो अम्मा थी, मोटी वाली अम्मा, तमिलनाडु वाली। अदरवाइज आप देखिएगा कि सब किसी की पत्नी, किसी की बहन, किसी की बेटी, यही सब होती हैं। इंदिरा गांधी भी किसी की बेटी थी। तो आप सोचिए कि स्वतंत्र महिलाएं आज भी देखिएगा कि स्मृति ईरानी होंगी, ऐसे ही 10 से ज्यादा आपको नहीं दिखेंगे। तो मैरी कॉम क्या है? पॉलिटिक्स में कहां है वो? वही मैं कह रहा हूं कि 10-15 हो जाएंगी, 10% में भी। बाकी तो सब देखते हैं ना, गांव में मुखिया का चुनाव में बधू श्रीमती ऐसे, और उसका फोटो इतना बड़ा रहेगा, उसका पति का इतना बड़ा, और उसका पति पहली बार फोटो खिंचवा रहा होता है, तो तुम देख के समझ जाओगे कि बहुत तनाव में फोटो खिंचवाया है। तो भारत में सिर्फ 10% ही महिलाएं। आपको नहीं पता होगा, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में लगभग महिलाओं का प्रतिनिधित्व 19% है। अभी तालिबान के आने के बाद बंद हो गया, नहीं तो सोचिए कि आपके पड़ोस के देशों में लगभग 19% महिलाओं का अनुपात रहा है, और भारत, जिसको हम विश्व गुरु और ये जो भी बोलते हैं, सिर्फ 10% के आसपास है। तीसरा, भारत का 90% महिला श्रम शक्ति, 90% महिला श्रम शक्ति अनौपचारिक क्षेत्र में, समझ गए? खेती, बर्तन धोना, ये सब जो होते हैं ना, अनौपचारिक क्षेत्र में संलग्न है, जिसमें कोई नियमित आय, सामाजिक सुरक्षा आदि नहीं होती। नेक्स्ट, तो उनको ऐसे काम में लगाया गया है जो इसमें पुरुष नहीं करता है। अब पुरुष बर्तन नहीं धो रहा है, झाड़ू पोछा नहीं कर रहा है, ठीक है ना? गांव में देखिएगा फसल काट रही हैं, पीट रही हैं, मतलब जो पुरुष नहीं कर रहा है वही काम महिलाएं कर रही हैं। और उसमें क्या सैलरी है आपसे छुपा हुआ है, नहीं कोई बात। चौथा लिखिए, भारत में लिंगानुपात 940:1000, 940:1000 है, यही है ना? अब बाकी 60 महिला कहां गई? आपको पता होगा, इतनी तो आप लोग को बेसिक बायोलॉजी पता होगी, कि अगर कोई भी मानव इंटरवेंशन ना हो तो हमेशा महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा होती है। क्यों? कहीं भी अगर कोई ह्यूमन इंटरवेंशन ना हो तो लिंगानुपात में हमेशा महिलाएं पुरुष से ज्यादा होती हैं, पता है ना? क्यों होती हैं? आपके गांव में ज्यादा विधवा
दादियां हैं या ज्यादा विधुर दादा हैं? दादा। क्यों? जबकि सबको 5-5 साल छोटी दादी से शादी किया गया होगा, तब वो विकेट गिर गया। महिलाओं की जीवन प्रत्याशा स्वाभाविक रूप से ज्यादा होती है। इसका मतलब कि अगर जैसे बीमारी से जितना पुरुष मरेगा उतना महिलाएं नहीं मरती हैं, तो हमेशा देखिएगा कि विकेट बेशक दोनों जीरो से शुरू करते हैं, लेकिन नॉट आउट हमेशा देखिएगा दादी रहती है। लेकिन भारत ही ऐसा देश है कि 60 गायब हो गई, कहां पता ही नहीं चला। क्यों? इसका मतलब ह्यूमन इंटरवेंशन है। चाहे नंबर 1 पहला होगा, आज अब तो सोनोग्राफी आ गया तो पहले ही काम हो गया, नहीं हो पाया तो कुपोषण से मारेगा, बीमारी से मारेगा, और कुछ नहीं होगा तो गोली मार देगा। तो आप सोच के देखिए कि कितना अलार्मिंग है कि हर 1000 पे 60 महिला गायब है। इसका मतलब उसके साथ कितना भेदभाव हो रहा है। नेक्स्ट लिखिए। आप में से कोई महिला जाए किसी बैंक में कि हमको व्यापार और काम करने के लिए लोन चाहिए, मिलेगा? ये लास्ट लाइन लिखवा के, क्योंकि आज कोई बैक टू बैक क्लास है आपकी, तो एक और लिख लीजिए, फिर दूसरा। केवल लास्ट लाइन लिखवा के, इसको कल फिर लिखवाऊंगा। 2 पॉइंट लिखवा के जल्दी से जा रहा हूं। नंबर 1, केवल 18% महिलाएं, 18% महिलाएं, इसको इंग्लिश में एक वर्ड होता है बैंकिंग क्रेडिट, बैंक से ऋण, एक इंग्लिश में वर्ड लिख लीजिए बैंकिंग क्रेडिट, अर्थात जिनको बैंक ने किसी तरह का लोन दिया हुआ है, बैंकिंग क्रेडिट सिस्टम से जुड़ी हैं, बैंकिंग क्रेडिट सिस्टम से जुड़ी हैं। इसका मतलब है कि लोन जो 18 बोला ना मैंने, तो बाकी बचा 82% लोन कौन ले रहा है? बैटरी रिक्शा का, पान का, इसका, इंडस्ट्री का, सबका वही ले रहा है। एक और पॉइंट लिख लीजिए, फिर फैक्ट वाला काम खत्म हो जाएगा। और दूसरा देखिए, केवल 25% महिलाएं, केवल 25% महिलाएं औपचारिक रोजगार से जुड़ी हैं। तो लगभग आप कंक्लूड कर सकते हैं, इससे लिख लिया आपने, लगभग आप इससे कंक्लूड कर सकते हैं कि स्थिति कैसी है। तो अब क्या करना है, कैसे करना है, कल डिस्कस। एंड थैंक यू सो मच इस अवसर को देने के लिए।